एनसीईआरटी मार्क है, ठीक है। सबकी कंप्लीट, सब समझ में आ रहा है बढ़िया से। माइक्रोमोलिक्यूल खत्म हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल खत्म हो गया। मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर ही अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, एंजाइम। एंजाइम इज अ मैक्रोमोलिक्यूल मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स के बने हुए मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स है, दे कांट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरे सेल में नहीं प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, नहीं गैप जंक्शन के थ्रू, नहीं टाइट जंक्शन, किसी भी जंक्शन के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकते। तो मोड ऑफ एक्शन हो सकता है कि वो प्रोड्यूस किसी और सेल में हुए हैं, फंक्शन बाहर निकल के वो किसी ऑर्गन में फंक्शन कर रहे हैं। एज ए जैसे एग्जांपल में तुम लोगों ने देखा था पैक्सिन का, काइमोट्रिप्सिन का, उसमें वो कैसे है, सिक्रीट हो रहे हैं एंड देन रिलीज होके, रिलीज होने के लिए वो डक्ट के थ्रू बाहर आएंगे और देन वहां पे उसका फंक्शन। क्लियर? क्या हो गया तुम लोग को? एक मिनट का ब्रेक लेकर जो कर रहे हो वो कंप्लीट करके पढ़ने पे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसमें किसी को कोई क्वेरी? ये रिएक्शंस हो गए, मार्क हो गए होंगे। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चलते हैं, फिर एनसीईआरटी में आ जाएंगे, क्योंकि ये पोर्शन का मैक्सिमम कंटेंट है एनसीईआरटी। ओके, अब आप बेसिक्स में जा रहे हैं फिर से। एंजाइम्स आप पढ़ रहे हो तो हमें समझ में आया कि एंजाइम ना ही प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ना ही अल्फा प्लेटेड, अल्फा हेलिक्स हो सकता है, ना ही बीटा प्लेटेड शीट्स हो सकते हैं। मतलब ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है। एंजाइम इज अ फंक्शनल प्रोटीन विच इज टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर। उसी टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमने कॉन्सेप्ट बताया था फोल्डिंग का। जैसे देखो ये एक क्या हो गया, थ्रेड। ठीक है, ये थ्रेड दिख रहा है, ठीक है, ये थ्रेड है, ये क्या हो गया आपका प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन है। अभी इसमें कहूँ मैं कि कुछ इसमें बांधना है, कुछ इसमें रोकना है, तो वो रुकेगा नहीं। स्टिल कि मैं कोई उसमें ग्लू लगाऊं या मैं स्टेपल करूं तब तक नहीं रुके, ठीक है। फिर मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करते जा रहे हैं, कई सारे क्वाइल बन रहे हैं। अब अगर हम चाहें तो इसमें कुछ बीच में फंस के रुक सकते, ठीक है। स्टिल ये वायर जैसा है तो शायद ना रुके, लेकिन हम चाहें कि एक पेन हम इसमें रोक दें तो ये यहाँ पे फंस है। क्लियर? फंस रहा है। तो ये यही स्ट्रक्चर चाहिए हमें एंजाइम के फंक्शन के लिए। एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड में एंजाइम के कोई भी बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट नहीं बनेगी जिसपे सबस्ट्रेट आके फंसेगा। तो इसलिए क्या होता है, उसको फोल्डिंग वाले, ये प्राइमरी सेकेंडरी कभी गलती हमें करना ही नहीं। कोई भी एंजाइम हमें इस स्ट्रक्चर का इसलिए नहीं मिलेगा कि एंजाइम रिजल्ट्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर। जब टर्सरी स्ट्रक्चर बनेगा तभी इसी में ग्रूव्स बनेंगे, तभी यहाँ पे पैकेट्स बनेंगे। अब वो पैकेट ही वो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करे। इज इट क्लियर? तुम लोग को भी समझ में आया? क्लियर है? समझ में आई बात? तो ये जो बाइंडिंग से ग्रुप्स बने वो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई उन साइट्स को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट्स। ये बेसिक्स में भी बताया मैंने। अब हम कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, मतलब एक चीज तो हमने कंसीडर कर लिया कि अब हम वो एंजाइम्स देख रहे हैं जो प्रोटीन के बने, मतलब राइबोजाइम की बात अब हम नहीं कर रहे। इज इट क्लियर? तो सिर्फ हम किस प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं जो कि प्रोटीन, एंजाइम्स की बात कर रहे हैं जो प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर। अब क्या हो सकता है, या तो वो प्रोटीन अकेले वर्क कर रहा हो या वो प्रोटीन किसी के साथ जुड़ गया, ठीक है। अकेले वर्क किया तो क्या बोलेंगे, ऐसे एंजाइम्स हो गए सिंपल प्रोटीन, सिंपल एंजाइम। सिंपल प्रोटीन से बने हुए या ऐसे एंजाइम जिसमें सिर्फ प्रोटीन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या हो गए आपके सिंपल प्रोटीन। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस हमेशा ध्यान रखना है कि किस बेसिस पे, हवा में बोल रहे हैं क्या हम, कोई बात नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला वो राइबोजाइम तक क्या था, on the basis of catalytic activity, on the basis of enzyme constituents, they are divided into ribozyme and proteinaceous enzyme. Now we are going to divide the proteinaceous enzyme on the basis of presence of protein structure. Okay, if पहले तो एक लिख लेना सिंपल एंजाइम एंड कॉम्प्लेक्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम।
एक जगह ये दोनों नाम लिख लेना, उसके बाद फिर से हेडिंग डालना सिंपल एंजाइम। तो सिंपल एंजाइम एज द नेम इंडिकेट सिंपल, सिर्फ प्रोटीन है। जैसे अभी मैंने लिया थ्रेड और उसको फोल्ड कर दिया, कोई उसको एडिशनल स्ट्रक्चर की नीड ही नहीं पड़ी, उसका खुद का एक्टिव साइट कैपेबल है एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। वैसे सारे एंजाइम्स कहाँ आ गए, सिंपल एंजाइम्स में। दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोटीन्स। इससे ज्यादा आपको हार्ड लेवल पे अभी नहीं पढ़ना है, सिंपल एंजाइम्स के भी पूरी रेंज है, प्रोटीज, एमाइलेज, यूरेज, लाइपेज, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है। तो इनकी कितनी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, कौन सा, अब देखो भले ही कोई आके नहीं लिखता है, लेकिन आर ग्रुप आ रहा है, आर ग्रुप है ना इसके पास, कई सारे आर ग्रुप है क्योंकि कई सारे अमाइनो एसिड है, तो वेरिएशंस तो है, इसलिए लाइपेज लाइपेज है, एमाइलेज एमाइलेज होगा। प्रोटीन है लेकिन कौन सा प्रोटीन है, कौन से अमाइनो एसिड की चेन है, दैट इज द वेरिएबल। अभी आपको उस लेवल पे नहीं पढ़ना है, आपको प्रोटीन को क्लासिफाई नहीं करना, क्लियर। थोड़ा बहुत जो क्लासिफिकेशन था वो ऑलरेडी किया हुआ। हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो एंजाइम्स हैं क्या ये सिर्फ प्रोटीन के बने हैं या प्रोटीन के साथ कुछ और मॉलिक्यूल भी हैं। तो आपका प्रोटीएज हो गया, अमाइलेज हो गया, यूरियज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे एंजाइम्स क्या है, सिंपल एंजाइम में आते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, दिस इज इम्पोर्टेंट, ओनली प्रोटीन, ठीक है। और इतनी बात आपको सबको याद है, प्रोटीएज है मतलब प्रोटीन पे एक्ट करेगा, हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी ऑन प्रोटीन। एमाइलेज है कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेगा, यूरियज है यूरिया पे एक्ट करेगा, लाइपेज है लिपिड पे एक्ट, क्लियर है। ठीक, एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के लिए जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो गया बेटा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया एंड लिपिड। ये सभी क्या है, बायोमोलिक्यूल्स में लार्जर बायोमोलिक्यूल है, मतलब इनको तोड़ना पड़ेगा। तो इनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम की कैटेगरी यूज हो रही है, दिस इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम। प्रोटीज ऐसा कोई एक एंजाइम नहीं है, दिस इज द ग्रुप ऑफ एंजाइम जो प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है एंड एंजाइम्स ऑफ आर स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, तो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एंजाइम्स भी होंगे, लेकिन कलेक्टिवली हमने उनको एक कैटेगरी दे दी, ऑल द एंजाइम्स व्हिच एक्टेड ऑन द प्रोटीन or all the enzymes which digest the hydrolyzes the bonds formed in the protein structure are proteases. Is it clear? तो प्रोटीज, एमाइलेज, यूरियज, लाइपेज ये सब सिंपल एंजाइम के कैटेगरी में आ गए बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। नाउ व्हाट, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पढ़ा था, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन पढ़ा था, उसी तरीके से आप उन प्रोटीन से निकाल के आप क्या ला रहे हो, होलो एंजाइम। क्या था सिंपल एंजाइम, दिस इज होलो एंजाइम। होलो अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये सेट है, किसी के मिलने से बना हुआ, ठीक है। दिस इज द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन हुआ तो सिंपल तो रहा नहीं, और सिंपल नहीं रहा तो कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ज्वाइन किया इसलिए कॉन्जुगेटेड हो गया, रटना है क्या यार, नहीं ना, समझ में आ गया। सिंपल क्योंकि सिर्फ प्रोटीन था, किसी के साथ जुड़ रहा है तब बना वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन। कंप्लीट कॉम्बिनेशन से कोई एंजाइम बन रहा है तो उसको क्या अपन ने बोला, होलो, होल, कंप्लीट, क्लियर। तो होलो एंजाइम। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन के अलावा भी कुछ है, अगर आप समझ सकते हो कि इसके अंदर फिर क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, रेंज ऑफ प्रोटीन्स आएंगे कि प्रोटीन किसके किसके साथ बाइंड कर, क्लियर बेटा। A large number of enzymes require an additional non-protein part to form a active enzyme. एक एक्टिव एंजाइम को बनाने के लिए नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब आपका कंप्लीट एंजाइम रिएक्शन कैसे बना रहा है, होलो एंजाइम इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या बनेगी, होलो एंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीनेसियस पार्ट, प्रोटीनेसियस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट, क्लियर है, नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट। ओके बेटा, तब जाके आप उसको एंजाइम बोलोगे, मतलब इट्स ए प्रोटीनेसियस पार्ट can't act as an enzyme itself, individually non proteinaceous part एक एंजाइम की तरह बिहेव नहीं कर सकता, अगर इनके टुकड़े रहेंगे तो भी वो एंजाइम नहीं है, या अकेले अकेले आधे अधूरे मिले हुए हैं तो भी वो एंजाइम की तरह वर्क नहीं करेंगे जब तक वो आपस में
टाइटली या लूजली बॉन्ड जिसका नेचर है उसके अकॉर्डिंग बॉन्डिंग नहीं बनती। इज इट क्लियर? तो एक कंप्लीट एंजाइम बनने के लिए प्रोटीनेसिस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट लगता है। क्वेश्चन जो आता है दैट इज प्रोटीनेसिस पार्ट को ही बोलते हैं अपन एपो एंजाइम। होलो एंजाइम इज नॉट प्रोटीनेसिस पार्ट, जो बच्चे गलत करते। दिस इज एपो एंजाइम एंड इसको आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कोफैक्टर। इसमें रेंज होता है बट आपको क्या याद रखना है? कोफैक्टर। ओके, तो एक ये छोटा सा इक्वेशन लिख लोगे, इससे आपके आंसर सॉल्व हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। आपको यहाँ कुछ रटने वाला बचा नहीं। एंजाइम है, एंजाइम के अंदर क्या है कि हम प्रोटीनेसिस एंजाइम को देख रहे हैं, लेकिन ये सिंपल टाइप के नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन नहीं, लेकिन एंजाइमेटिक नेचर इनका प्रोटीनेसियस है। तो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीनेसियस पार्ट दे टुगेदर फॉर्म्स द होलो एंजाइम। होलो एंजाइम इज द कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स एंजाइम और कॉन्जुगेटेड एंजाइम। हियर a large number of enzymes, अब यही वो एंजाइम्स हैं जिनकी कैटेगरी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वर्क कर रहे हैं। requires an additional non-proteinaceous part. The protein part of this enzyme is called apoenzyme, या apoenzyme भी लिखा है तो भी करेक्ट है। and non-proteinaceous part is cofactor। ठीक है, cofactor एडिशनल फैक्टर, कहते हैं ना कि कोऑपरेट करो, मतलब एडिशनल आपको सपोर्ट चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए। तो कोफैक्टर को एंजाइम आएगा ऑब्वियसली बेटा, मतलब एंजाइम है, एंजाइम के साथ एक फैक्टर जुड़ेगा तभी जाके फंक्शनल एंजाइम बनेगा। इज इट क्लियर? इसकी पूरी कैटेगरी है जो आप पढ़ना है थोड़ा सा। द कंप्लीट एंजाइम इज प्रोटीनेसिस पार्ट प्लस नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट इज कॉल्ड होलो एंजाइम। लोग को आवाज जा रही है ना? क्लियर है? कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल देना, मुझसे लड़के नहीं देखे। गुड। अब एनसीईआरटी में देखो, तुम्हारे लास्ट में बीच का पोर्शन अभी बाद में बात करेंगे। सीक्वेंस एनसीईआरटी का थोड़ा गड़बड़ है, तो लास्ट में तुम्हें एक हेडिंग दिख रही है 9.12.6, तो मार्किंग करना है और उससे सुनना है। वहां पे लिखा हुआ है कोफैक्ट, इट मींस और आ गया ये ग्राफ वगैरह। ठीक है, बहुत छोटे में शॉर्ट में दिया है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं इन सब। उसको मार्क करना है, फिर हम लोग डिटेल में देखते हैं। कोफैक्टर्स मिल गया सबको? कोफैक्टर्स एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। देखो मल्टी चेन की भी बनी हुई एंजाइम हो सकता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स तक आया हुआ भी एंजाइम, दैट इज डजंट मैटर कि वो कैसा है, ये पता है कि वो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं। तो जब सेकेंडरी नहीं है, टर्सरी तक भी आया है, तो उसमें कई सारे पॉलीपेप्टाइड्स आपस में, ठीक है? तो वन और सेवरल दोनों कंडीशन हो सकती है। पॉलीपेप्टाइड चेन ये स्टेटमेंट में आ सकता है, इज इट करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ कर लेना। However, there are a number of cases in which non-proteinase constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. Okay? एक रेंज ऑफ एंजाइम्स क्या होगा, मतलब इसके अलावा क्या होगा, सारे सिंपल एंजाइम जिसके बारे में यहाँ लिखना नहीं है। ठीक है, और बीच में जो मैंने अभी आपको टर्न करा है वो सब क्या है, एंजाइम एक्टिविटी। पहले हम ये समझते हैं कि एंजाइम्स हैं किस किस टाइप के, उसके बाद हम देखेंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या है, कॉमन क्या है। तो सभी एंजाइम की कॉमन एक्टिविटी चार्ट, दो चार्ट और ग्राफ है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दिस इज अबाउट द कोफैक्टर जो आपने लिखा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो जस्ट एनसीईआरटी में भी आप इसको कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स पेंसिल से लिख लो, कॉन्जुगेटेड और कॉम्प्लेक्स एंजाइम्स, वही है ये हेडिंग। उसके अंदर बात कर रहा है सिर्फ किसका, नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट की बात करने लगा। क्लियर है बेटा? ओके, there are a large number of cases in which non-proteinaceous constituents, मतलब ingredient मतलब part, एक ही बात है सब,
Factors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. Enzyme is a biological catalyst. उसकी वो catalytic activity के लिए उसके साथ bind करना, ये हम देख लिया अभी enzyme का formula बना कि holo enzyme is equal to apo enzyme plus cofactor, वही cofactor NCERT में direct. Okay. In these instances, the protein portion of the enzyme is called the apo enzyme. Three kinds of cofactor. और नॉन प्रोटीनेसिस आपको पता है क्या है, कोफैक्टर. थ्री काइंड्स, यहाँ से अब दूसरा पैराग्राफ होना चाहिए कायदे से. अब ये कोफैक्टर को डिवाइड करने, ठीक है. एंजाइम देखो, अब इसमें प्रोटीन तो कॉमन हो गया, ये सभी प्रोटीन है. हम वेरिएशन कहाँ पे देख सकते हैं, नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट, इसको वेरिएशन कर. ये कॉमन इसका मतलब एक ही प्रोटीन है ऐसा भी नहीं है, प्रोटीन का अपना वेरिएशन चल रहा है. वो डिपेंड करेगा कि डीएनए ने कौन से कोड को दिया है, एमआरएनए में कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर, वो अपना चल रहा है. वेरिएशन यहाँ पे है, लेकिन कॉमन चीज क्या है कि दे ऑल आर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स है. तो हम यहाँ पे अब कहाँ पे जाएंगे वेरिएशन करने के लिए, नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट. ओके, तो सबके प्रोटीन अलग अलग है, लेकिन नॉन प्रोटीनेसिस पार्ट को हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल. एकदम एनसीईआरटी को यहाँ पे गीता कुरान बना लेना, ये गलत लिखा हुआ है, हायर एजुकेशन चलेगा, लेकिन अभी हमें ये याद है. क्लियर कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल है, ये तीन तरीके के कोफैक्टर होते हैं. प्रोटीनेसिस पार्ट प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप, दे टुगेदर फॉर्म द कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. प्रोटीनेसिस पार्ट प्लस कोएंजाइम, दे टुगेदर फॉर्म द conjugated protein. And proteinaceous part plus metal ion, मतलब कोई metals है, वहाँ पे जिंक प्रेजेंट हो सकता है, वहाँ पे आयरन प्रेजेंट हो सकता है, मैग्नीशियम प्रेजेंट हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, कोफैक्टर. क्लियर, तीन कैटेगरी जस्ट आप इस तरीके से लिखो, कोफैक्टर, उसके बाद तीन एरो, और फिर हम जब प्रॉपर्टी बताएंगे तो उसी एरो के आगे आपका प्रॉपर्टी, आपका एकदम शॉर्ट स्वीट सुंदर आंसर करने वाला नोट्स बन जाएगा यहाँ से. प्रोस्थेटिक ग्रुप, अब पहला पॉइंट उसने लिया है प्रोस्थेटिक ग्रुप को, आर ऑर्गेनिक कंपाउंड. पहला एमसीक्यू, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब नॉन प्रोटीनेशियस है, ये चीज पता है हमें, प्लस का नेचर क्या है, तो ऑर्गेनिक इन नेचर, एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बाउंड. ये दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, मतलब ये पहला 1.1 एमसीक्यू मिला और ये 1.2. प्रोटीन इज कॉमन, एडिशनल पार्ट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. कोफैक्टर के अंदर हम गए प्रोस्थेटिक ग्रुप पे. प्रोस्थेटिक ग्रुप का नेचर क्या देख रहे हैं, दे आर ऑर्गेनिक एंड टाइटली बाउंड. ओके, किससे, एपो एंजाइम से. ये प्रोटीनेसिस पार्ट क्या है, एपो एंजाइम. ओके बेटा, समझ में आया. तो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना ले फटाफट. मैं एक एक बना रही हूँ, तुम्हारे एक ही चार्ट में सारी चीजें आएंगी. अभी जो बनाया वो पढ़ा. प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रॉपर्टी क्या आ गई बेटा, प्रॉपर्टी क्या आ गई, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड टाइटली बाउंड. किससे टाइटली बाउंड होना है बेटा, दो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिले हैं एमसीक्यू के. टाइटली बाउंड है एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. किससे टाइटली बाउंड है, ये प्रोटीनेशियस पार्ट से. अभी लिखा था ना, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर. प्रोटीनेशियस पार्ट से टाइटली बाउंड है. इज इट क्लियर. ऑब्वियसली यहाँ पे अब आपकी कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह आएगी, केमिस्ट्री की जो बॉन्डिंग आप पढ़ते. तो कोफैक्टर, दीज आर नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट. ठीक है, उसमें फर्स्ट एग्जांपल लिया हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फर्स्ट क्लासिफाई ग्रुप लिया, नॉट एग्जांपल, दिस इज द ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप का नेचर क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट, दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. सेकेंड पॉइंट, दे आर टाइटली बाउंड विद द प्रोटीनेशियस पार्ट और एपो एंजाइम. बन गया, ये एमसीक्यू हो गया आपके. 4 एमसीक्यू यहाँ से सॉल्व. इसी तरीके से आपको हमेशा नोट्स शॉर्ट में बनाते चलना.
क्लियर? ओके, अब तुम्हारा ये ग्राफ आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे पॉइंट आएंगे मेरा हट जाएगा क्योंकि ये सेव नहीं हटाया। तुम लोगों ने नोट किया बेटा? समझ में आई बात? कैसे आपने पैराग्राफ को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर, और यही एमसीक्यू है। फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज, अब इसी ग्राफ में आप आगे क्या करोगे, एग्जाम्पल लिखो। उसी ग्राफ में आप एग्जाम्पल लिखोगे जो एनसीईआरटी में दिया हो। फॉर एग्जाम्पल इन पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज, इसका मतलब ये क्या है बेटा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, पहला हिडन एमसीक्यू। पेरोक्सिडेज एंड कैटलेज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और उसमें भी प्रोस्थेटिक ग्रुप वाले क्राइटेरिया के एग्जाम्पल। क्लियर? which catalyze the breakdown of hydrogen peroxidase peroxides। peroxisome में पढ़ाया है ये चीज, याद आ रहा है? peroxisome माइक्रोबॉडीज में पढ़ा हुआ है, वहां पे मैंने बताया था हाइड्रोजन पेरोक्सिडेज के रिएक्शन चलते हैं, पाथवे चलते हैं। क्लियर? वो बॉडी होती है peroxisome, वही एंजाइम है peroxidase, एट किस पे एक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कन्वर्ट क्या कर रहा है, वाटर और ऑक्सीजन, वहां पे भी पढ़ा हुआ है सेल चल। एंड हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। तो हीम क्या हो गया, इसका हीम मतलब आयरन। क्लियर? हीम मतलब आयरन, Fe। अभी तुम आयरन मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने बोला एनसीईआरटी में बोला। ठीक है, अभी हीम ही लिखो, यहाँ पे आयरन लिख दो, मेटल में चलेगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्चुअली मेटालिक ग्रुप होते हैं, दोनों एक ही क्राइटेरिया में आते हैं, हायर में आप। So for example, in peroxidase and catalase, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen, इसमें कैटेलाइज कर दिया, ब्रेकडाउन किया है, H2O2 को ब्रेकडाउन किया है वाटर में और ऑक्सीजन में। एंजाइम क्या क्या है, पेरोक्सिडेज और कैटेलेज। इनके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, हीम ग्रुप। ठीक है, तो हीम आयरन के साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कलेक्टिवली क्या कह दिया, हीम ग्रुप, एंड वो चला गया आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप के ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले कैटेगरी। इज इट क्लियर? तो जो आपने फ्लो चार्ट बनाया था लास्ट में, जहां प्रॉपर्टी लिखी थी, वहीं पे दूसरे कलर से एग्जांपल करके उसमें लिखो कैटलेज एंड पेरोक्सिडेज, एंड फंक्शन आ जाएगा ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। माइक्रोबॉडी को लिखना चाहो तो पेरोक्सिसोम, फुल पैकेज। क्लियर? नहीं तो एनसीईआरटी मार्क सभी तरीके से पढ़ सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या कैसे पढ़। क्लियर है तुम लोग को? क्लियर है? जियाना, सारे बच्चे आ गए, अरे मैं सोचूं है। क्लियर है? मार्क हो गए एनसीईआरटी, वेरी गुड। चलो आगे सुनो, सेकंड क्या है, कोएंजाइम। ठीक, तो जैसे आपने चार्ट बनाया था वही एक बड़ा चार्ट बनेगा। मैंने एक एरो ली थी, आपके तीनों एरो उसी के आगे चलेंगे, कोफैक्टर। तो ये आपका कंप्लीट हो गया वन प्रोस्थेटिक वाला। सेकंड आ जाओ, कोएंजाइम आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मतलब इनऑर्गेनिक के लिए डायरेक्ट आंसर बचा कौन सा, मेटल आयंस। ठीक है, कोफैक्टर में इनऑर्गेनिक है मेटल आयंस compounds, but their association with the apoenzyme is only transient, मतलब loosely bind। ठीक है, अब कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप का डिफरेंस क्या होगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, कोएंजाइम लूजली बाउंड होते हैं। अगेन आपका एमसीक्यू सॉल्व, दोनों का नेचर क्या है, ऑर्गेनिक। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन यही से पूछ लेगा। ठीक है, ओनली ट्रांजिएंट मतलब फॉर द मीन वाइल, एक टाइम के लिए बंधेगा और इजिली सेपरेट हो सकता। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लूजली बाउंड है, 2 पॉइंट हो गया। यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, तो जस्ट ये ऐसे बन के घूमते नहीं रहेंगे, समझ में आ रहा है बात? बहुत लूजली बाउंड है तो जस्ट इनको कैटालिटिक एक्टिविटी करना है, उसी टाइम इनके सिंथेसिस होगा। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, फॉर्म हो चुका है गॉल्जी से, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तभी ये मेटालिक बॉन्डिंग को शो करेंगे। या एकदम ट्रांसफेज की साइड में गॉल्जी अपरेटस के सेक्रेटिंग वेसिकल्स इनको लास्ट में बाउंड कर देगी और ये सिक्रीट हो जाए। तो ये एज इट इज बहुत ज्यादा देर तक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहेंगे,
जैसे टाइटली बॉन्ड हो गया तो वो उसी तरीके से बना हुआ काफी देर तक रह सकता है, लेकिन लूजली बॉन्ड है मतलब एट द टाइम ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी, एट द टाइम ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुई, रिएक्शन हुआ, दोनों सेपरेट हो, ठीक है। इसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, इसका अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। तो प्रॉपर्टी ऑफ को एंजाइम, को एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने के लिए कोलैबोरेट किया, बस टाइम भी वो एंजाइम हुआ है, वो भी एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम हुआ एक तरीके से, ठीक है। को एंजाइम प्लस एंजाइम, देन दे फॉर्म द होलो एंजाइम। को एंजाइम इज नॉट अ सिंगल एंजाइम, इट टाइम बिंग बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए बाइंडिंग किया एंजाइम के साथ और फिर ये रिलीज हुआ। दैट्स व्हाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। occurring during the course of catalysis, इसका मतलब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट उसी टाइम बना जब कैटालिटिक एक्टिविटी चाहिए। Furthermore, coenzyme serves as cofactor in a number of different enzymes catalyzed reaction. काफी हेल्पफुल है, coenzyme से कई सारे प्रोसेस चल रहे हैं। The essential chemical component of many coenzymes are vitamins। जो आप मल्टीविटामिन खाते हो वो क्यों खाते हैं? क्योंकि देखो नॉर्मली कुछ भी होता है तो मल्टीविटामिन सजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 30+ में आपके घर में कोई भी होगा तो उनको ऐसे ही तुमने सुना भी होगा एड में रिवाइटल खाते हैं, ठीक है। वुमेन रिवाइटल आता है, मेन रिवाइटल आता है, क्या है वो सब मल्टीविटामिन। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर की एंजाइमेटिक एक्टिविटीज में विटामिन की जहाँ पे नीड है वो सप्लाई मेंटेन नहीं हुए थे, जस्ट आपने 30 साल तक मेंटेन नहीं किया, अब आपके एब्सेंस से उसको मेंटेन कर, ये होता है उसका सिंपल फंडा। आपने खा पी के अपनी हेल्थ नहीं बनाई है तो अब आप बाहरी सप्लीमेंट, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट से उसको फुलफिल करो, क्योंकि प्रोसेस तो चल नहीं। आपको ये समझना है यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट कि जो मैक्सिमम कोएंजाइम्स हैं दे आर द कंस्टिट्यूएंट्स, दे आर पार्ट ऑफ विटामिन। विटामिन से मिल के सब बनेंगे ये, फिर वो मिलेंगे एंजाइम से, इसलिए ये ट्रांजिएंट बने काम के बने काम के ऐसा रहेगा। तो लूजली बॉन्ड भी आपको एकदम क्लियर रहेगा। एग्जाम्पल को एंजाइम, इसकी अभी हम एक्स्ट्रा लिस्ट देंगे, अभी आप यहाँ पे जितना लिया है बस इसको एक हाईलाइट करके फ्लो चार्ट बना रहे हो जो, उसके आगे एग्जाम्पल लिखो। निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, पहले भी नाम आ चुका है इसका, जब आप बायोमोलिक्यूल कर रहे थे वहां पे भी आया था। एनएडी, एफएडी, एनएडीपी, एफएडीपी, ये सब क्या है? को एंजाइम से बने हुए, ये को एंजाइम से जो बाइंड करते हैं फैक्टर। कंटेन द विटामिन नियासिन, विटामिन बी का पार्ट होता है नियासिन, इज अ विटामिन। A number of enzymes required, अब थर्ड पे आ जाओ, ये सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट्स अभी डिटेल देंगे। थर्ड पे आ जाओ, a number of enzymes require metal ions। मेटल है तो मतलब ऑर्गेनिक तो हो नहीं सकता, बट मेटल मतलब पीरियोडिक टेबल में चलेगा, पीरियोडिक टेबल किसको बेयर की हुई है? ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक है वहां पे एलिमेंट है। तो a number of enzymes require metal ions for their activity, means without metal ions वो functional नहीं होंगे। which form coordination bond, पढ़ा है क्या? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड शेयरिंग से बनेगा, कैसे बनता है वो फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ साइड चेन एट द एक्टिव साइड and at the same time form one or more coordination bonds with the substrate। तो सिंपल सी बात, अगेन यहाँ पे एक आपको समझने वाली चीज है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ब्रिज, ब्रिज फॉर्मेशन। ब्रिज कैसे होता है? फिर देखो यहाँ पे घाटे पे ब्रिज ब्रिज बना हुआ है ना, एक साइड से दूसरे साइड आपको क्रॉस करा रहा है, तो बीच में एक साइड नदी है एक साइड समुद्र, तो क्रॉस मतलब कनेक्शन बनाने के लिए ब्रिज है। तो मेटल आयन वाला प्रोस्थेटिक, मैं बोलने में हो सकता है बोल जाऊं प्रोस्थेटिक, दे आर प्रोस्थेटिक। तो मेटल आयंस वाला जो केस होता है उस केस में क्या होता है, ये ब्रिज की तरह वर्क करेगा, मतलब ये एक्टिव साइड के साथ बाइंड करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और सबस्ट्रेट से भी बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। ये पॉइंट मैंने ना कोएंजाइम में बताया आपको, नहीं प्रोस्थेटिक में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इट मींस अभी तक आपने क्या देखा था कि दे आर बाइंडेड टू एंजाइम फॉर converting of catalytic or achieving the catalytic activity of that particular enzyme। बट अभी हम क्या बता रहे हैं, समझ, तो बीच में है एक साइड उसके सबस्ट्रेट, एक साइड उसके प्रोटीनेसियस पार्ट ऑफ एंजाइम, क्या बना रहा है? ब्रिज बना रहा है। इसका मतलब उस एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एक्टिव साइट्स के साथ साथ ये
मेटल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करो। तो दिस इज द मेटल, together form the coordinate bond with substrate and proteinaceous part of enzyme group. The active site of protein, enzyme and substrate दोनों तरफ उसने अपने हाथ दे रखे हैं और दोनों जोड़ने का काम कर। हाईली कैटालिटिक एक्टिविटी होती है इनके भी। जिंक यहाँ पे एग्जांपल दिया, फिर से एग्जांपल लिख लो। इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एग्जाम्पल है एंजाइम का, मतलब लो एंजाइम है ये। क्या है इसमें मेटल पार्ट? जिंक। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। विच मेटेलिक पार्ट इज प्रेजेंट इन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज? जिंक इज द आंसर। 4 मार्क्स लो, आगे बढ़ो। ये सब सॉल्व करने में मजा आएगा जब 5-5 सेकंड में एग्जाम वाले दिन इनको सॉल्व करो। एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्या पूछे। तो बेटा यहाँ पे ये एंजाइम इंपॉर्टेंट है, ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आएगा। तो जस्ट एंजाइम का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में जिंक मैसेज कर लो। जो फ्लो चार्ट बनाओगे वहाँ एंजाइम का नाम, ब्रैकेट में मेटल जिंक और ब्रीज वाला कॉन्सेप्ट। अभी वैसे हम नोट्स देंगे। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट when the cofactor is removed from the enzyme, which testifies that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. अब ये रिसर्च हुई होगी इनके पीछे बेटा, कैसे हुई होगी? रिसर्च मांगता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग एनालिसिस करते रहो, जिसमें आपको रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे, वो आपने रिसर्च में अचीव कर लिया। ऐसा नहीं होता है कि एक बार मेंडल जी उठे पी लेके और इसकी डिस्कवरी कर, ठीक है। इट टुक टाइम, एक टाइम लगता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है, उसके बाद आप कंक्लूजन निकालते। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे बनाया होगा? रिएक्शन कराया जा रहा होगा, स्टडी किया जा रहा होगा, कोई चेन हटाई पहले, क्या कैटालिटिक एक्टिविटी गई? नहीं गई। फिर एक्टिव साइट को हटाया, कैटालिटिक एक्टिविटी गई? हाँ गई, ठीक है। फिर एक्टिव साइट को एज इट इज रहने दिया, मेटल को हटा दिया गया। अब देखा गया क्या कैटालिटिक एक्टिविटी हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि सबस्ट्रेट से बाइंड, ठीक है। फिर हमने देखा कैटालिटिक एक्टिविटी में मेटल क्या रोल प्ले कर रहा है, तो हमें पता चला इट आल्सो फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, दैट्स व्हाई ये एक अलग ही पूरा ग्रुप, नहीं तो ये एंजाइम का पार्ट हो जाता, ठीक है। इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्यों इसको हम प्रोस्थेटिक में या तो एंजाइम में या कहीं पार्ट में नहीं रखते। इस मेटल का एक प्रॉपर्टी है कि ये सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, और दैट्स व्हाई एक पूरी आपकी अलग से क्लास हो गई। अब इसमें आप किसी भी कोफैक्टर को देखो, जब उसका नाम ही होलो एंजाइम आ रहा है, दे आर कॉम्प्लेक्स एंजाइम, मतलब ये लास्ट पैराग्राफ तो आपको बेसिक्स, दिस इज द क्लैरिटी ऑफ बेसिक्स प्रूफ किया कि आप किसी भी कोफैक्टर को रिमूव करोगे तो एंजाइम एंजाइम का वर्क नहीं करेगा, बस वही बात। इज इट क्लियर? खत्म हो गया, सबका मार्क हो गया, ओके। अब देखो इसके डिटेल में चलते हैं। अब देखो मेरी पहली लाइन आ गई, एक्टिवेटर मेटल एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ट्रिपल स्टार लगा लेना, ये नॉलेज के लिए है, जब आएगा मतलब एग्जामिनर भी नॉलेज वाला था वो फंसा रहा है, तब वहां पे आपको ये अप्लाई करो कि मेटल भी प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, ओके। एक्टिवेटर, एक्टिवेटर क्यों बोले हम? क्योंकि वो एंजाइम को एक्टिवेट किया, बाइंड किया, एक्टिवेट किया, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, और कैटालिटिक एक्टिविटी तभी परफॉर्म हुई, इसलिए हमने क्या बोला? एक्टिवेटर। द सेपरेशन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम इट्स मेटल रिलीज टोटली लॉस हो जाएगा। उसकी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी? एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जो आपके लास्ट पैरा में भी लिखा है वही है। नहीं नोट करोगे तो भी चलेगा, बट ये पॉइंट करना। These enzymes are also called as metalloenzyme, बोल सकते हैं। मेटल प्लस एंजाइम इज इक्वल टू मेटल एंजाइम, बोल सकते हैं ना। तो एक कंप्लीट होलो एंजाइम जिसमें मेटल प्लस प्रोटीन है, मेटल प्लस प्रोटीन्स हैं, उसको हमने क्या बोला? मेटलो एंजाइम, ओके। इसलिए प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिए कभी आता है कि ये ऑर्गेनिक है, मेटल्स हैं, ऑल है, मतलब वो
पूछ रहा है, ऑल वाला जाने के लिए पूछ रहा है आपको, तो आप ध्यान रखना कि प्रोस्थेटिक ग्रुप में मेटल्स भी आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या कह रही है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और टाइटली बाउंड। दिस इज द एनसीईआरटी स्टेटमेंट। और तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चंस मिलेंगे, इस वक्त ध्यान रखना कि ये बताया हुआ। ओके, क्लियर है? These enzymes are also called metalloenzyme just because metal is a cofactor. तो मेटालोएंजाइम को घुमा फिरा के पूछता रहे, तुम्हें आंसर पता है कोफैक्टर है क्या? हाँ है। कोफैक्टर का ही पार्ट क्या है? प्रोस्थेटिक। प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या? हाँ है। सेकंड स्टेटमेंट दिया। थर्ड स्टेटमेंट में दिया दे रहा है एपो एंजाइम प्लस मेटल, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो। क्लियर? सिर्फ ऑल को देख के ही ऑल में नहीं चले जाना, ये भी क्वेश्चन गलत करा। ऑल को देखते ही बच्चों को लगता है ऑल वाला ही तो करेक्ट, फटाफट सॉल्व। तो टेस्ट में करके देख लो, तुम्हें मिलेगा। नाउ कोएंजाइम क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक अगर आपको अच्छे से आंसर देना हो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें कोफैक्टर में कौन सा है? कोएंजाइम। तो कोफैक्टर को एक्चुअली जब हायर क्लास में आप पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री, तो आपको वहां 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक। मेटल आयंस कहाँ आ जाता है? प्रोस्थेटिक के अंदर आ जाता है। प्रोस्थेटिक मतलब एडिशनल, मेटल भी एडिशनल हो, ठीक है, ऐड किया गया फॉर दैट। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाला जो दिया हुआ है उसकी तरह से नहीं लेते। व्हेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्ट एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब देखो यहाँ पे तुम और गेम देखते हैं, इसको भी इसने क्या बोल दिया, इसलिए मैंने अभी एक लाइन दी। प्रोस्थेटिक मतलब एडिशनल, कुछ एडिशनल, सारे ही एडिशनल क्या है? कोफैक्टर। तो कोएंजाइम को भी आप प्रोस्थेटिक ग्रुप कह सकते, कहना नहीं है बिल्कुल, ठीक, जस्ट फॉर योर नॉलेज। दीज कैन बी इजिली सेपरेटेड। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, ये सब पीवाईक्यू है, ये क्वेश्चंस हैं जो सेंटेंस के फॉर्म में आपको दिख, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के में हेल्प करेंगे ये सेंटेंस। These can be easily separated because loosely bound अपन ने पढ़ा था। Progress. These can be easily separated because NCERT भी कह रहा है कि वो क्या है बेटा, loosely bound है, इसलिए easily उनको separate किया जा सकता है। Okay? But this cause great reduction in enzyme activity. Reduction हो रहा है, लूज नहीं लिखा हुआ। सेंटेंस को पकड़ना है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। पहले एनसीईआरटी बताया, अब तुम्हें एडिशनल आंसर देखो, रिडक्शन लिखा है, इसका मतलब कोएंजाइम, नेम ही बता रहा है कि एंजाइम के वो साथ है, तो विदाउट कोएंजाइम भी एंजाइम प्रोटीनेशियस पार्ट वर्क कर सकता है, उसका प्रोटीनेशियस पार्ट वर्किंग है। आई बात समझ में? मतलब इट्स सिर्फ ये सिंपल एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, सिर्फ प्रोटीनेशियस पार्ट बचा, क्या हो गया? सिंपल एंजाइम। तो इट्स सिर्फ वो सिंपल एंजाइम की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि कोएंजाइम तुम लोग को आवाज जा रही है क्या? चल रहा है, ये गर्म हो, ऐसा ही होता है, थोड़ा सा हीटअप होने के बाद ये। एक मिनट बेटा वेट करो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है, एंड दिस इज एडिशनल पॉइंट, जब तक पूछेगा नहीं तब तक ज्ञान नहीं देना। दिस कैन बी इजिली सेपरेटेड बट दिस कॉज ग्रेट रिडक्शन इन एंजाइम एक्टिविटी। इट मीन्स कि रिडक्शन हो रहा है, ना कि लॉस ऑफ एक्टिविटी हो रहा है। प्रोस्थेटिक ग्रुप मेटल आयंस के केस में पूरी की पूरी लॉस हो जाएगी, यहाँ पे लॉस ऑफ एक्टिविटी नहीं है, तभी इस कैटेगरी को कोएंजाइम बोलते हैं। कोएंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम एक्टिविटी टू फॉर टू इनहेंस, इम्प्रूव करने।
ठीक है, फास्ट करने के लिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। इनका बेस्ट सोर्स क्या होते हैं? आपके विटामिन होते हैं। एनएडी याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। कोएंजाइम 1 बोलते हैं, इसका जनरल होता है कोएंजाइम 1। एनएडीपी कोएंजाइम 2। अभी सब नाम नोट कर लो, इन सब के बारे में, इनका कैसे रोल होता है, क्या होता है, वो फिजियोलॉजी के टाइम अपन बात। एफएडी, एफएमएन, लिपोइक एसिड, यूबिक्विनोन, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ कोएंजाइम्स। ये आपको फिजियोलॉजी में अलग अलग जगह इनसे इंटरेक्शन आपका होगा। ये कोएंजाइम क्यू भी लिखना है। यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन का पार्ट होता है क्यू। यूबिक्विनोन क्यू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने सुना है? तो ये काम करें। ग्रुप ट्रांसफरिंग कोएंजाइम। अब यहाँ पे हम कुछ देख रहे हैं कि कोएंजाइम का फंक्शन अलग अलग मेथड से हो सकता है, लेकिन वो कैसे वर्क करे। कोएंजाइम है ये, तो कर क्या रहा है, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर, उसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको फिजियोलॉजी में अलग अलग जगह आपको देखना है। तो जस्ट आप यहाँ पे एक नोट्स बना लो। को एंजाइम ए, को ए शॉर्ट में लिखते हैं, को ए, और को ए एस एस थायोसल्फेट है ये। एस एस यहाँ पे ये क्या करता है, जो साइड पे एसाइल ग्रुप होते हैं उसको कैरी करता है, उनको ट्रांसफर करता है। एसाइल ग्रुप कैरियर की तरफ होता है। कि आपका गेटवे रिएक्शन में आ जाता है, जब ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल के बीच में गेटवे चेन रिएक्शन होता है, पायरुवेट का रिएक्शन, वहां पे एसिटाइल कोए कॉम्प्लेक्स वर्क करता है, उसका पार्ट है कोएंजाइम ए। जब अपन वो पढ़ेंगे तब बात करेंगे कि कैसे वो फंक्शन। यहाँ नोट्स बना। Pyridoxal phosphate is amino group carrier. It is derivative of vitamin B6 of pyridoxine. अभी नोट्स बनाने में मत लगो, अब मुझे पीडीएफ देना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम बहुत जाएगा। ठीक है, क्लास के टाइम तो स्क्रीनशॉट ले लेते थे, अभी कैसे करोगे? पीडीएफ दे दिया, डेली की स्लाइड का पीडीएफ बना के डाल दूंगी, वहां से आप नोट्स। लेकिन टाइम बहुत ज्यादा नहीं दे, और हमेशा बहुत स्मार्टली वर्क। कई चीजें रिपीट होती है तो हम उसको दो बार नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए हम 3 बार तो लिखना है। एक बार लिखना है, शॉर्ट स्वीट एंड सिंपल। अब इसमें आप नहीं कट करते, ऑलरेडी शॉर्ट में लिखा। तो बायोटीन, कोएंजाइम आर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोएंजाइम 2, कोएंजाइम 1, कोएंजाइम क्यू, इसको कहते हैं। ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, कोएंजाइम आर, कोएंजाइम एस एच। बायोटिन में क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ विटामिन B6 का डेरिवेटिव हो गया, एंड इट इज अमाइनो ग्रुप कैरियर। ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट, TPP बोलते हैं शॉर्ट में, कार्बोक्सिल ग्रुप को कैरी कर रहे हैं, सेम है। देन कोएंजाइम F, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, कैरियर ऑफ 1 कार्बन कंपाउंड, कोई भी एक कार्बन कंपाउंड को कैरी कर। मतलब ये क्या है, दीज आर द कोएंजाइम्स कैटेगरी जो कि पूरे के पूरे ग्रुप को ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसके वजह से वहां पे कैटालिटिक एक्टिविटी को शो करें। क्लियर? एटीपी, इसमें आपने बार बार आप एटीपी पढ़ते हो, वो भी इस तरीके के ट्रांसफरिंग एंजाइम वर्क करता है। एक्ट एज कैरियर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, पता है हम सब। ठीक है, फॉस्फेट बॉन्ड ऐड होते जा रहा है, तो उसके पास कौन सा ग्रुप है जिसको कैरी कर रहा है? फॉस्फेट ग्रुप। तो कोई एंजाइम बनने के टाइम में वो क्या कर सकता है, फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट कर देगा, और तो एक तरीके के एंजाइम की तरफ वर्क करके आप। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एटीपी से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। एटीपी ने अपना फॉस्फेट दिया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और इधर रिएक्शन हो गया। ऐसे भी कॉम्प्लेक्स चैनल्स आप पढ़ोगे, वहां पे एटीपी आएगा, और एटीपी किया क्या, जस्ट फॉस्फोराइलेशन किया उसने, मतलब डीफॉस्फोराइलेशन किया, अपने अंदर से फॉस्फेट को हटाया है,
ग्लाइकोलिसिस में ही मिल जाएगा तुम्हें ये रिएक्शन, और फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। जैसे ग्लूकोज का पहला स्टेप ये है, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पड़ा होगा, ठीक है। G6P अपन शॉर्ट में लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप ही है। तो अभी खैर ज्यादा इसमें जाना नहीं, जस्ट आप नोट्स बनो। फिर विटामिन की बेटा ये एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट विटामिन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना आपको पता है। ओके, तो ये भी आप नोट्स बना लोगे इसके। ए को रेटिनॉल बोलते हैं, B1 थायमिन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन होता है, ये सब डायरेक्ट। अब थोड़ा सा हायर लेवल में आपको ये याद रखो, B1 क्या है। जैसे कोवालामिन, अभी शायद इस साल भी क्वेश्चन आया है क्या, कोवालामिन का मैच द कॉलम में कहीं पे क्वेश्चन आया, B12 कोवालामिन। तो ये सब नॉलेज आपको मैच द कॉलम भी सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, और इतना तो पता होना चाहिए। आगे डॉक्टर बनना है तो यू शुड नो द विटामिन। अभी इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा है कुछ। फिर आप देखो मेटलो एंजाइम का ग्रुप दिख रहा है। एटीपेज में मेटल कौन सा प्रेजेंट है, सोडियम। एटीपेज इज एंजाइम, दिस इज नॉट एटीपी, ठीक है, एंजाइम होगा। तो मेटलो एंजाइम क्या है, एटीपेज। मेटल क्या है, मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम, फिर क्लियर, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेट, कार्बोनिक एसिड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 आपको पढ़ना है रेस्पिरेशन में। वहां पे आप देखोगे उसका कंपोनेंट मेटल क्या है, जिंक। ये सब इंपॉर्टेंट है आपको, 1 2 ये सब आपको रिएक्शंस पे देखने, फिजियोलॉजी इसमें सारी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। डिहाइड्रोजनेस, दिस इज अगेन मेटलो एंजाइम, जिसका कंपोनेंट क्या है, मेटल क्या है, जिंक। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जिंक, ठीक है। मैंगनीज किसमें प्रेजेंट है, पेप्टाइडेज, डीकार्बोक्सिलेज, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फट पढ़ लो। नाइट्रेट रिडक्टेज इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल में आएगा नाइट्रेट रिडक्टेज, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ मेटलो एंजाइम। मेटल इज व्हाट, मॉलिब्डेनम, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है। आयरन कैटलेज, अभी नाम आया था कैटलेज एंजाइम का, वहां पे भी आयरन प्रेजेंट। अब ध्यान से देखो, तो दिया हुआ है तुम्हारा प्रोस्थेटिक, ठीक है। इसलिए बोला है मैंने जो कि जहां एनसीईआरटी को गीता कुरान मानना है, वहां एनसीईआरटी की लाइन आपको याद रखो। एग्जाम्पल कैटलेज का दिया हुआ है, एंड कैटलेज इज अ मेटलो एंजाइम बिकॉज इट हैज आयरन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वहां पे लिखा था ना हीम, और मेरा स्लिप ऑफ टंग हुआ था आयरन, फिर आयरन बोलूंगी तो तुम्हें मेटल लगेगा, इसलिए मैंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया। स्टेटमेंट यहाँ पे जस्टिफाई हो। कैटलेज, एकोनिटेज एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई जगह आता है, मेटल्स हैं इसके अंदर कई सारे, पढ़ना भी है, तो ये मेरा एडिशनल है यहाँ। फिर आता है आपका कॉपर, एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। फिर मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज, अगेन इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है। एंड फॉस्फेटेज, रूबिस्को, पहले भी पढ़ चुके, ठीक है। इसमें क्या कंपोनेंट है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट। तो ये जो आयंस प्रेजेंट है, ये जो आयंस प्रेजेंट है, ये क्या हो गए, ये सब मेटल ग्रुप हो गए, और ये इंपॉर्टेंट है, बिना इनके ये एंजाइम होगा ही नहीं। इसको डिजीज कंडीशन बोलते हैं। अगर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नहीं बन रहा है तो दैट इज डिजीज कंडीशन, एटीएस नहीं चल सकता प्रॉपर टाइम, ठीक है। अगर कैटलेज आयरन के साथ बाइंडिंग है तो कैटलेज, और ऐसी कंडीशन आती नहीं है, इससे पहले इंसान स्वर्गवासी हो जाएगा। तो ये सब लो हो सकते हैं अमाउंट में, लेकिन खत्म नहीं हो सकते कभी भी आपके बॉडी में, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, प्रायोरिटी ऑफ प्रॉपर आयन। अब ये एडिशनल पॉइंट है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको अगर सारे दिए हैं तो प्रायोरिटी ऑफ कॉपर आयन इन साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ऑल्दो इट कंटेन्स मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन, ओके बेटा। तो आपको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में अगर सिर्फ एक पूछता है और आंसर आया है आपको, वहां पे आपको अलग अलग दिया है, उसमें मैग्नीशियम आयन भी दिया है, उसमें आयरन भी दिया है, जिंक दिया है, कॉपर भी दिया है, आंख बंद करके कॉपर को टिक करो, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी है जो उसकी कैटेलिटिक रैंकिंग दी गई मेटल्स को, कॉपर सबसे ऊपर रहे। इज इट क्लियर, समझ में आ गई इतनी बातें। मेटलो एंजाइम के लिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन की लिस्ट इम्पोर्टेंट है,
और आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये रिएक्शंस आप फिजियोलॉजी में देखते हैं, इसलिए ये भी यहाँ पे आप काउंट कर लोगे। तो वो जो एंजाइमेटिक पढ़ने में मजा आता है, क्या आता है, आपको चीजें क्लियर हो, आपको ये ग्रुप समझो कि वो कैसे वर्क कर रहा होगा। अब एंजाइम पार्टिसिपेट तो करता नहीं, प्रोडक्ट में जाएगा, इसका मतलब वहाँ जब वो फैक्टर होलो एंजाइम बना रहा है, यहीं पे उसने चेंजेस कर दिए प्रोटीनेसिस पार्ट में, और वो बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, तो वो प्रोटीनेसिस पार्ट कन्वर्ट हो गया एक्टिव एंजाइम, होलो एंजाइम। ओके, इतना ज्यादा आना जरूरी नहीं है कि आ ही जाए, लेकिन जस्ट बेसिक्स है, कुछ समझ में आपको आना। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, वही एबीसी वाला फंडामेंटल है। दो के बीच में लड़ाई भी कर सकता है, दो के बीच में जोड़ भी सकता है, तो उसकी फिर से और गहरी भी बना सकता है, क्या ये दोनों मिलकर उसको हटा भी सकते, ऐसा भी हो जाता है। क्लियर, तो ए बी सी सिंपली आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम सिर्फ सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने की है। कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, जो जनरल इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा था उसी को आपको लिस्ट करना है। ये एक इमेज में आपको कितनी एक्टिविटी दिख रही है, देखो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है पहली एक्टिविटी। हर रिएक्शन जो है, हर मेटाबॉलिक रिएक्शन वो अंडर द एंजाइमेटिक कंट्रोल है, तो आपको रिएक्शन की परफॉर्मेंस के लिए एंजाइम चाहिए। प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। थर्ड, राइबोजाइम को भी साइड में पहले ही रख दिया है, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, प्रोटीन है मतलब पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है मतलब ना अल्फा है ना बीटा है, टर्सरी पे जाना है सीधे, फंक्शनल प्रोटीन। इसको और एडिट करना होगा तो फंक्शनल लिखना। देन पीएच, पीएच क्या होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है, या तो एसिड होगा या तो बेस होगा, न्यूट्रल होगा। तो जब आपको प्रोटीन पढ़ाते हो पॉइंट ग्रेटर आयन, तो इसका मतलब इस पे भी पीएच का इम्पैक्ट पड़ेगा। एक सिंगल अमाइनो एसिड पे पीएच का इम्पैक्ट है बेटा, समझ में आया था वो ड्यूटेराइनिक इफेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो वेरी कर रहा था। तो नेट आयनिक बैलेंस क्या है और वो कैसे फंक्शन कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनैलिटी ऑफ एंजाइम। तो ये पीएच डिपेंडेंट होता है, इसका बेस ये है क्योंकि अमाइनो एसिड पीएच डिपेंडेंट है, बफर की तरह प्रोटीन बिहेव करता है। तो जब एंजाइम फॉर्म में है वो, तो जो फंक्शन करना है, जो एक्टिविटी करनी है, जैसे जो सपोज आपके सलाइवा का पीएच कितना होता है, किसी को पता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ सलाइवा? 6.8। स्टमक में पीएच 1.8, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पीएच 7.8। तो आप समझ रहे हो जो सलाइवा के एंजाइमेटिक रिएक्शन जो हमारी बक्कल कैविटी पे हो रहा है, उसके लिए हमें पीएच वही चाहिए था, इसलिए एंजाइम वहां प्रेजेंट। लेकिन स्टमक में जो एंजाइम प्रेजेंट है उसकी एक्टिविटी के लिए हाई पीएच चाहिए हमें 1.8। अगर आप अपने स्टमक के एंजाइम, जो एटमॉस्फेयर आपके स्टमक के अंदर है, उसको हम निकाल के यहाँ पे डाले हैं, तो ये सब चीजें जल जाएंगी, इतना हाईली एसिडिक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड आपके स्टमक के अंदर डाइजेशन में रोल प्ले। तो इसका मतलब वो एंजाइम सलाइवा वाले पोर्शन में आके वर्क नहीं कर सकते, सलाइवा वाले एंजाइम स्टमक में जाके इनएक्टिव हो जाएंगे। तो यार पीएच स्पेसिफिक एसिडिक पीएच पे वर्क करना है या बेसिक पीएच पे वर्क करना है, और हर पीएच पे वर्क करना है, इसकी एक अलग कैटेगरी। अब एंजाइम अपने कई सारे जुड़वा बना, पीएच कितना भी वेरी करे, जैसे ब्लड का पीएच, यूरिन का पीएच, ये सब वेरी भी करे, तो हर पीएच के ड्यूरेशन में उनके जुड़वा भाई बैठे हुए, इस वाले पीएच को तुमको जाने, तो है वो सेम एंजाइम, लेकिन उन्होंने पीएच के अकॉर्डिंग अपनी रेंज बना, ठीक है, क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए, वैसे भी एंजाइम की कैटेगरी होती है। तो प्रोटीन्स हैं, पीएच डिपेंडेंट हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, ये टेम्परेचर वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। हायर टेम्परेचर दोगे कोएगुलेट कर जाएगा, प्रोटीन क्लम्प बना लेगा, कोएगुलेट कर जाएगा, फंक्शन नहीं होगा, और स्पेसिफिसिटी तो है ही भाई, ठीक है। एक एंजाइम दूसरा काम नहीं करेगा, दूसरा एंजाइम तीसरे का काम नहीं, सब एंजाइम अपना अपना काम करेंगे, उसके हिस्से का दूसरा तीसरा नहीं करेगा। अगेन इसमें भी ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, जो एक के एब्सेंस में दूसरा उसके जगह जाके काम देख सकता है, लेकिन उनमें सिमिलरिटी होती है, और किस लेवल का चेंज होगा, ये सारी चीजें आपको एक्टिविटी जो बीच में ग्राफिकल वाला पोर्शन आज आपने पलटा पेज, वहां पे आपको देखने मिल जाएगी, और टाइप्स ऑफ एंजाइम में हम थोड़ा कवर करेंगे।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल मोल बात नहीं करते हैं सब्जेक्टिव में कि पहला लाइन ले इट हैज मेनी मेनी प्रॉपर्टीज, मेनी में लिखते लिखते 2-3 में गोल गोल घुमाने लगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव आंसर भी देना एकदम सीखना है अच्छे से। सब्जेक्टिव आंसर ऊपर लिखना है, हेडिंग दिया, उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखे, तो हमारी हर एक लाइन बहुत सॉलिड जानी चाहिए, कंटेंट उसका एकदम सॉलिड, हमें घुमाने फिराने का टाइम नहीं, हम 4 लाइन लिखेंगे 3 मार्क्स लेंगे उठेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, सबसे पहला लाइन। सेकंड लाइन, दे आर प्रोटीनेसियस इन नेचर, कि आपके 12 के लेवल पे अभी राइबोजाइम खाने की नीड नहीं आएगी जब तक आपसे पूछता नहीं। दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, थर्ड पॉइंट ये हो गया स्पेसिफिसिटी। फिर दे आर essential for performing any metabolic reaction. Then they are dependent on their activity is dependent on the pH and temperature. Clear बेटा? अब यहाँ पे हम एंजाइम को क्लासिफाई नहीं कर, हेलो होलो एंजाइम को, सिंपल एंजाइम हो, सभी इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेंगे। समझ में आ गया? तुम लोग को समझ में आई बात? आर्या, मैत्री, मुना, सत्ता, श्रेया, श्रुति, इज इट क्लियर? अब रेट ऑफ रिएक्शन को ही आप एसोसिएट करो इस इमेज से कि एंजाइम्स क्या कर रहे थे, इनहेंस कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप पैदल भी कैप्सन आ सकते हो, आप बाइक से भी आ सकते हो, साइकिल से भी आ सकते हो, आप कार से भी आ सकते हो, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो। क्लियर? लेकिन दोनों के टाइमिंग में, सारे ही कॉम्बिनेशन के टाइमिंग में इम्पैक्ट आए, अलग अलग टाइम से आप कैप्सन में पहुंचने में आपको टाइम। अब जो मैंने कहानी कही वही यहाँ पे लिखा हुआ है। रिवर्सिबिलिटी ऑफ एक्शन, अगर रिवर्सिबल एंजाइम होगा तो वो बोथ साइडेड वर्क करेगा, A plus B फॉर्म C एंड C ब्रेक डाउन टू फॉर्म AB, ये बहुत बार देख चुके हैं। माइक्रोमोलिक्यूल मिलेंगे तो मैक्रोमोलिक्यूल बना देंगे, मैक्रोमोलिक्यूल छोड़ोगे तो माइक्रोमोलिक्यूल बन जाए। ठीक है, तो रिवर्सिबिलिटी इन एक्शन रिपोर्टेड है एंजाइम्स में। इसको फिर कैटेगराइज करो। ठीक है, इस कैटेगरी का कोई एक एंजाइम इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा हो, स्पेसिफिसिटी तो चाहिए, और कोई एक एंजाइम इस डायरेक्शन में वर्क, लेकिन तुम लोगों के लेवल पे कैसे पढ़ते हैं अपन, यहाँ पे हम लोग एक कैटेगरी पढ़े, एटीपीज एंजाइम, तो एटीपीज एंजाइम एटीपी की सिंथेसिस में भी रोल करता है, एटीपी के डिग्रेडेशन में भी रोल, क्लियर? लेकिन वो एटीपीज में वेरिएशन, हाँ जाना नहीं है। An enzyme can speed up the reaction in both direction. Okay, specificity of enzyme action. An enzyme is specific for both the kind of substrate and type of reaction. किस तरीके का रिएक्शन होगा, किस तरीके के कैटालिसिस होगी, ट्रांसफर हो रहा है, क्या होना है, क्या कितनी फास्ट चल रही है, ठीक है, उस सारी चीजों की स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम में। सेंसिटिवनेस टू हीट, वही टेम्परेचर वाला पॉइंट। एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल, थर्मोलेबाइल मतलब टेम्परेचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी लेबिलिटी पे, उनके स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। क्लियर? दैट इज दे आर डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर इन लिक्विड मीडियम। लिक्विड मीडियम क्यों आ गया? बायोलॉजिकल सिस्टम में है, बायोलॉजिकल सिस्टम में हर जगह पानी है। क्लियर? सब जगह पानी है, जहां पे रिएक्शन चल रहा है दैट इज एक्वस मीडियम। सेल के अंदर पानी, सेल के बाहर पानी, कहीं पे भी प्योर पानी, चीजें एकदम ऐसे दिमाग में बैठा लो, इसलिए लिखा हुआ है लिक्विड मीडियम। हाउएवर, मतलब अगर आप लेबोरेटरी में बना रहे हो और आपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में बना रखा है तो वहां पे ये वर्क नहीं करेगा, हो सकता है वो इसका एक्सेप्शन शो करे, बट ये स्टेटमेंट कहाँ पे दिया जा रहा है, जब वो लिक्विड मीडियम में, जब वो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर है तो दे आर सेंसिटिव टू हीट। हाउएवर ड्राइड एंजाइम मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल बना, सुखा दिया गया एंजाइम को निकाल के केमिकली आइसोलेट कर, एक्सट्रैक्ट्स कैन एंड्योर हाई टेम्परेचर, तो आप हाई टेम्परेचर में डिब्बे में रख दो तो रह जाएंगे। क्लियर है? कोलाइडल प्रॉपर्टी, प्रोटीन है बेटा इसलिए कोलाइडल प्रॉपर्टी शो करेंगे। एंजाइम्स आर कोलाइडल इन नेचर, दे हैव high molecular weight usually ranging from 10,000 to
50,000 रेंज में देता है। कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ाया था वो, कोलाइडल नेचर होगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ एंजाइम, कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो रहा है बेटा? क्यों? द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम, जो आप इतनी कहानियां बात कर रहे हो, एक कॉन्सेप्ट बस समझो, ठीक है, क्योंकि रिलेटेड। द इफेक्टिवनेस ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम कितना वर्क करेगा, इसी से आप चलेंगे अपन ग्राफ की तरफ। कल देखेंगे, कल लास्ट लेक्चर है। द इफेक्टिवनेस ऑफ एन एंजाइम रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स टर्नओवर नंबर। सिंपल सी बात है ना, एंजाइम प्रोडक्ट नहीं बन रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट भी कर रहा है, तो इसका मतलब आप इफेक्टिवनेस ऑफ एंजाइम किस तरीके से देख सकते हैं कि किस कंसंट्रेशन में एंजाइम प्रेजेंट है। ये आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप लेबोरेटरी में कर रहे हो तो आपको पता है आपने इतना एंजाइम ऐड किया है और ये रिएक्शन चल रहा है, लेकिन हम नेचुरली किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को कैसे बोलेंगे कि ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी फास्ट है? जस्ट बिकॉज ऑफ टर्नओवर नंबर, कितना प्रोडक्ट बना, एक मिनट में उसने कितना प्रोडक्ट बना। जैसे सपोज आप 5 डिफरेंट प्लेसेस को स्टडी कर रहे हो और आप देखना चाहते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन का पर्टिकुलर जोन में एंजाइम एक्टिविटी कैसे चल रही है, तो आप आउटपुट को देख के पता पाओगे ना। तो दैट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। एंजाइम तो आएगा नहीं बाहर, एंजाइम हमें दिखा भी नहीं क्योंकि वो प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बना। सबस्ट्रेट में तो चेंज हो गया, सबस्ट्रेट कितना चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, इसी से हम मेजर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सिस्टम में एंजाइमेटिक एक्टिविटी चल रही है। तो कल जो ग्राफ पोर्शन स्टार्ट होगा उसमें आप फोकस करना होगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट, ठीक है। और हमेशा ये कांस्टेंट रहे। अगर आपने एक कांस्टेंट सिस्टम ले लिया तो जितना सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट कम होता है, अब एडिशनल ऑफ सबस्ट्रेट नहीं आता तो सबस्ट्रेट हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबस्ट्रेट कम होगा तो वो कहाँ चला गया होगा? प्रोडक्ट। इसका मतलब दोनों का सम एक क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट चले। समझ में आई बात? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट resulted in the formation of enzyme plus product। एंजाइम तो उतना ही रहेगा, रिलीज हो जाएगा, सारे के सारे एंजाइम घूमने लगते, लेकिन सबस्ट्रेट कहाँ गया? अगर 10 सबस्ट्रेट थे और 8 सबस्ट्रेट है, इसका मतलब इधर 2 प्रोडक्ट होंगे, तो हमेशा सम क्या जाएगा? 10, 8, 2, 6, 4, कुछ भी करो, 5, 5, सम एक क्लोज इक्वल चल। The effectiveness of an enzymatic reaction is expressed in terms of its turnover number। टर्नओवर पढ़ाया था, हर बायोमोलिक्यूल अपने को चेंज कर, हर टाइम वहां पे डायनेमिक स्टेट है, सेल के अंदर डायनेमिक स्टेट चल रहा है, कोई ऐसे स्टेबल होकर बैठ के अगर एक्यूमुलेट होने लगा, दैट इज द डिजीज कंडीशन। स्टोरेज प्रॉपर्टी इनका नेचर नहीं है, स्टोरेज बॉडी के अंदर स्टोरेज, लेकिन साइटोप्लाज्म के स्टोरेज नहीं होता, दैट इज डिजीज कंडीशन। तो सभी अपने आप को टर्न कर रहे, तो टर्न ओवर कॉन्सेप्ट वहां पे आया, नॉट टर्न ओवर नंबर, TON अपन ने बोला, तो दैट इज रिलेटेड टू एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक रिएक्शन में द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज टर्नओवर नंबर। और कैटालिटिक सेंटर एक्टिविटी, कैटालिटिक सेंटर क्यों बोल रहे हैं? ये सारे रिएक्शंस कहां से होंगे? एक्टिव साइट की वजह से होंगे। जस्ट वही वाला कॉन्सेप्ट कि आप वैन से आ रहे हो कैप्सन और वैन में कैपेसिटी है 20 की, आपके नंबर है 30 और सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे बैठ के आराम से जाए। वैन 10 मिनट में अगर उसका एक ट्रिप हो रहा है, पहले 20 को सो जाएगी, फिर 10 को लाएगी, क्लियर? या पहले 15 कर लिया। तो इस तरीके से तो एक्टिव साइट है एक एंजाइम, जैसे दुर्गा जी के 8 हाथ और 4 8 ही हाथ है, अष्टभुजाधारी, सही तो बोलो, 8 हाथ है, ठीक है। तो दुर्गा जी 8वां हाथ से काम कर सकते हैं। मम्मी लोग का इमेज में ऐसा बनता है, किसी किसी इमेज में तुमने देखा होगा फीमेल को प्रमोट करते हुए बनाते हैं, तो बच्चे को भी पढ़ा रही है, किचन का भी काम कर रही है, ऑफिस भी जा रही है, अलग अलग रूल कैसे हो गई? मल्टीपल एक्टिव साइट है उनके पास, इसलिए वो मल्टीपल फंक्शन कर सकते। समझ में आ रहा है? तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन
कैटालिटिक सेंटर एक्टिविटी। अब इसी के साथ करते हैं आज का समापन। तुम लोग को समझ में आया सारी बातें? तुम्हें तो आ गया ना? क्लियर है तुम लोग को बेटा? ऑनलाइन बच्चों प्रज्वल, अरे यार सब समझ में आया तो जस्ट रिवाइज करो इसको। देखो रिवाइज करने के लिए मुझसे एक बार वीडियो देख सकते, स्पीड बढ़ा लो, देख लो, और वहां से स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट अलाउड रहता है यूट्यूब, वहां से स्क्रीनशॉट लेना, बना लो कि मैं पीडीएफ दे दूंगी ना तो तुम आराम से हो। ये देखा है मैंने, पीडीएफ दे दिया तो अब देख के पीडीएफ इकट्ठे करने लगे। हमारे फर्स्ट बैच जो अभी इस साल एग्जाम दिया उनको तो मैं कुछ भी नहीं देते, हाँ ऑनलाइन चलता था। वो इतने रिस्ट्रिक्टेड थे, वो यही पढ़ते थे, यही नोट्स पूरा करते थे, यहाँ से घर जाते। जब तक पहले साल पूरा कोरोना के पहले सिस्टम चला तब तक वो बहुत बायो में बहुत रिस्ट्रिक्टेड। यही पढ़ो, यही कंप्यूटर ओपन है, नोट्स बनाओ, क्वेरी सॉल्व करो, बायो बंद करो, अब घर जो करना है समझ में आया? तो तुम इतने रिस्ट्रिक्टेड अभी तो नहीं हो, बट पीडीएफ नहीं देते हैं, इस बहाने तुम यूट्यूब से एक बार और सुन लो, तो सुनोगे तो तुम्हारा रिवाइज अब तुम्हें समझ में आया है, तुम उसको स्पीड हाई करके कंप्लीट कर लो और स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि आज वाले लेक्चर में इंफॉर्मेशन है उसको नोट्स बनानी पड़ेगी। हर लेक्चर में इस तरीके से पढ़ने की नहीं आएगी, मैक्सिमम में कहीं एनसीईआरटी पॉइंट है, कहीं कुछ है, तो वहां पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आज वाले में आपको नोट्स बनाना है तो जस्ट स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट करो, और डाउट रह जाए कुछ तो कल पूछना। चलो बेटा बाय, तुम लोग भी जाओ, बाय बाय, और आओ सेंटर पे आओ, क्लासेस अटेंड करो।